CBSE क्लास 12 फिजिक्स। हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। असर्शन हमारे पास दिया है कि व्हेन चार्जेस आर शेयर्ड बिटवीन एनी टू बॉडीज देन नो चार्ज इज रियली लॉस्ट बट सम लॉस ऑफ एनर्जी डज अकर। तो जब चार्जेस शेयर होते हैं दो बॉडीज़ के बीच में तो चार्जेस लॉस नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन एनर्जी का लॉस होता है। रीज़न क्या दिया है? सम एनर्जी डिसअपियर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट, स्पार्किंग एट्सेट्रा। ठीक है, तो कुछ एनर्जी डेसिपेट होती है इन फॉर्म्स में। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या होता है कि असर्शन और रीज़न दोनों सही है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। सेकेंड ऑप्शन होता है कि असर्शन और रीज़न दोनों सही है लेकिन रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तीसरा ऑप्शन होता है कि असर्शन सही है रीज़न गलत है। और फोर्थ ऑप्शन होता है रीज़न सही है असर्शन, थर्ड ऑप्शन होता है असर्शन सही रीज़न गलत, फोर्थ ऑप्शन असर्शन गलत रीज़न सही। तो जनरली ये 4 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे, ये आपको दिए रहेंगे, तो आपको बताना है कौन सा सही आंसर है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो असर्शन हमारा है वो बिल्कुल सही है क्योंकि चार्जेस लॉस नहीं होते हैं। ठीक है, कोई चार्ज क्रिएट या लॉस नहीं होता है ना, पर एनर्जी का लॉस होता है और यही दिया हुआ है कि एनर्जी का लॉस होता है हीट और स्पार्किंग में। तो असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को? तो नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि रीज़न क्या कर रहा है, बस थोड़ा सा इस फैक्ट को आगे बढ़ा दे रहा है। ठीक है, कि एनर्जी का किस तरह से लॉस होती है, पर जो एक्चुअल रीज़न होना चाहिए वो होना चाहिए क्यों चार्जेस लॉस नहीं होते हैं। क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, वो प्रॉपर्टी बोलती है कि कोई चार्ज लॉस नहीं होते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम में चार्जेस हमेशा कंजर्व होते हैं, कोई नया चार्ज बनता नहीं है और कोई चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक्चुअल रीज़न होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बस इसको थोड़ा कंटिन्यू कर दिया, कुछ एग्जांपल्स दे दिए उन एनर्जी के जिसके कारण ये लॉस हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ओके, अगला क्वेश्चन भी हमारा असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 असर्शन है हमारा, द कूलम फोर्स इज द डोमिनेटिंग फोर्स इन द यूनिवर्स। तो कूलम फोर्स क्या होता है? डोमिनेटिंग फोर्स होता है यूनिवर्स का। रीज़न क्या है? द कूलम फोर्स इज वीकर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पहले कुछ देखते हैं। तो ये मैंने नोट लिखा है ना, ये आपको अगर क्वेश्चन है तो ये आपको लिखना नहीं है, बस मैंने एक जनरल यहाँ पॉइंट लिखा है कि जो हमारे नेचर है उसमें 4 फंडामेंटल फोर्स या इंटरेक्शंस पाए जाते हैं। पहला ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें आपका कूलम्स लॉ आता है, ठीक, कूलम्स फोर्स आता है, ठीक है, और भी फोर्स आते हैं। और एक होता है आपका वीक इंटरेक्शन और एक होता है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। वीक इंटरेक्शन ये सब आपके एटम में न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, बाकी जो हमारे पूरे नेचर में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और जो एटम्स के अंदर होते हैं वो हमारे ये दोनों फोर्स होते हैं। ठीक है, तो ये नेचर में हर जगह आपको ये 4 फोर्सेस मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो डोमिनेटिंग है, जो डोमिनेटिंग फोर्स है वो क्या है? वो मतलब जो आपको हर जगह देखने को मिले पूरे नेचर में। तो सबसे ज़्यादा जो हम कांटेक्ट कर पाते हैं जिन फोर्सेस का, वो ये दोनों तो नहीं होते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है, वो जनरली हमारे पास ये होते हैं और कुछ हद तक ये भी होता है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे मतलब एक तरह से हम समझ पाते हैं, उसको देख पाते हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है क्योंकि मास पे डिपेंड करता है। हर जगह हमारे पास मास है तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ को हम देख पाते हैं कुछ को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, मतलब कुछ को ऑब्जर्व कर पाते हैं कुछ को नहीं। तो ये डोमिनेटिंग फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि चारों तरफ मास है और मास के कारण ही ये फोर्स लगता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स इज द डोमिनेटिंग फोर्स। ठीक है, हर जगह प्रेजेंट है वो। और जो हमारा रीज़न है वो द कूलम फोर्स इज वीकर। तो पहला बात तो रीज़न बिल्कुल भी असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी नहीं होगा और ऑप्शन ए भी नहीं होगा क्योंकि असर्शन हमारा गलत हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेटिंग फोर्स है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग डोमिनेटिंग फोर्स से पावर नहीं लेंगे या स्ट्रेंथ नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर असर्शन हमारा गलत है, तो यहाँ पर डोमिनेटिंग फोर्स से हम लोग लेंगे कि जो हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो हम ऑब्जर्व कर पाते हैं।
अगला हमारा रीज़न है द कूलम फोर्स इज़ वीकर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये भी गलत है क्योंकि कूलम फोर्स बहुत बहुत स्ट्रांग होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। अगर हम देखें तो चारों फोर्स में जो सबसे स्ट्रांग होता है फोर्स वो होता है स्ट्रांग इंटरेक्शन, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस। उसके बाद जो हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्सेस। उसके बाद वीकर इंटरेक्शन, और सबसे वीक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ लिखा है कूलम फोर्स इज़ वीकर, तो रीज़न भी हमारा गलत है। तो एसर्शन भी गलत, रीज़न भी गलत, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेटिंग फोर्स होता है, कूलम फोर्स बहुत ज़्यादा ग्रेटर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो बोथ एसर्शन एंड रीज़न आर इनकरेक्ट, ठीक है। तो आपको ये अगर आए तो ऐसा लिख देना, ये तो मैंने जनरल आपको ऐसे बता दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई करिएगा, यह ऑल इंडिया 2011 में 2 मार्क्स का आया था। अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।